चलिए आगे की क्लास चालू करते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने लिखवाया वो सही लिखवाया है, और फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोगों का तो क्लियर करूंगा मैं भी। आगे बढ़ते हैं। तो द सेंटर ऑफ मास फेल, शुरुआत यहाँ से करते हैं, और आज ही आप लोगों का न्यूटोनियन का जो पार्ट है वो खत्म कर दूंगा मैं। कल से हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स चालू करेंगे, ठीक है। द यूनिट फ्रेम इन विच द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, this is called the center of mass frame or frame G. Means it is like a special frame in which net momentum of the system of particles remains zero. तो ये बड़ा यूनिक फ्रेम है जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम जीरो होता है। और ऐसा अभी मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों होता है। ओवरऑल इस फ्रेम में आप कोलिजन अगर ऑब्जर्व करेंगे तो नेट मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसी और इस फ्रेम को हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहते हैं। तो अभी देखेंगे क्या कहने का मतलब है। द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज एक्सट्रीमली यूजफुल, वो भी अभी हम चेक करेंगे। फिजिकल प्रोसेसेस आर जनरली मच मोर सिमेट्रिकल इन दिस फ्रेम, मींस जो प्रोसेसेस है जैसे कोलिजन है ये सिमेट्रिक दिखाई देता है इस फ्रेम में, तो ये भी हम अभी देखेंगे। सीएम फ्रेम इज समटाइम्स कॉल्ड एज जीरो मोमेंटम फ्रेम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज जीरो मोमेंटम फ्रेम। ये भी हम जब ये बात प्रूव कर लेंगे। हाँ बेटा बोले। सर आपकी आवाज थोड़ी सी ना स्लो आ रही है, तो देखेंगे प्लीज। ऐसा है क्या बच्चे? नहीं सर बराबर आ रही है आपकी आवाज। नहीं सर बड़ी सही है सर। आवाज तो ठीक है लेकिन धीमी आ रही है, मुझे पता नहीं। हाँ सर आवाज धीरे आ रही है। एक मिनट बेटा मेरी बात सुनो पहले, मेरे को थोड़ा फ्लो में आने दो, अपने आप तेज हो जाएगी आवाज अगर ऐसा लग रहा है तो। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, देखिए अंदर से बहुत मन नहीं है चीजों को करने का, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। आप लोग देख ही रहोगे कि माहौल इतना खराब चल रहा है, कभी कोई बैड न्यूज मिल जाती है, कभी कोई बैड न्यूज मिल जाती है, तो इसलिए मन थोड़ा सा उतना वो है नहीं। तो हो सकता है मैं ही थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तो अभी थोड़ा फ्लो में आएंगे, चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग भी जहाँ पे रहिए सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और पॉजिटिव रहिए। कोशिश करिए कोई भी आप लोगों के साथ कोई भी गलत चीज घटित ना हो। आप लोग ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, बहुत जरूरी वो है, ठीक है। PM frame does not with in center of mass does not move with respect to the center of mass frame। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? स्पेशली वो फ्रेम है जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो रुका रहेगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि कहने का मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन्हीं चीजों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे बीच में रोक लेना, मैं बात कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है। सबसे पहले हेड ऑन कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम करते हैं। तो हेड ऑन कोलिजन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या मतलब है? जो हम लोगों ने लेबोरेटरी फ्रेम में किया था वही हम करेंगे, लेकिन इस बार उसी फ्रेम में नहीं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे। तो कहने का मीनिंग क्या है वो हम दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो एक हाशिया खींच लेता हूँ जिससे कि आपको ये समझा पाऊँ कि क्या कहने का मीनिंग है। तो मान लीजिए ये कोई बॉल है जिसका मास m1 है और जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और इसका मास m2 है जिसकी वेलोसिटी u2, और ऑब्वियसली u1 इज ग्रेटर देन u2, दैट्स व्हाई collision can occur, ठीक है, with this condition. This is the picture before collision, and after collision the picture is like this. m1 mass is moving with velocity v1 and similarly m2 mass is moving with velocity v2, and what about v1 and v2? वो बात की बात है। This is before collision and this is after collision, and we are talking about this phenomena in lab frame। तो हम अभी लैब फ्रेम में बात कर रहे हैं, तो उसको मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। मैं इसी को लेबोरेटरी फ्रेम को लेके सीएम फ्रेम में जाऊंगा इसी पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ से कि सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहाँ पर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो ऑब्वियस है दो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी u1 u2 है उनका सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है vcm इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, यही होगी। m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, आप अगर नीचे वाले पिक्चर से देखेंगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। क्यों बराबर क्यों होगा? क्योंकि आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है सिस्टम पर, जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से शुरुआत में मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी से बाद में भी मूव कर रहा होगा। और यू कैन से कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 plus m2 u2 should be equal to m1 v1 plus m2 v2। so from here you can clearly see that m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। m1 plus m2 अगर काट दे तो, है ना। तो बेसिकली इस बात को दो तरीके से आप समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहे कोलिजन से पहले हो या बाद में हो कांस्टेंट रहेगी, या फिर इस बात को ऐसे कह सकते हो मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा। Am I correct? Is it clear? In laboratory frame. Now I am going in center of mass frame.
बेटा सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। चलो अब इसी फिनोमेना को हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखना है। तो सबसे पहली जरूरत है आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने का एक तरीका है, मास m1 जो है वो आप u1 की बजाय आप अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाएंगे तो आप ऐसे मान के चलें जैसे आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अगर देखें तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, vcm से, है ना, vcm से, ये u1 इधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, vcm वेलोसिटी से मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप ये सोचें कि आप यहीं बैठ गए हैं तो आपको ये सारी वेलोसिटीज क्या लगेंगी, रिलेटिवली कम लगेंगी। कितनी कम लगेंगी, u1 माइनस vcm, जिसको हम u1 डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और दूसरी वेलोसिटी कितनी लगेगी, u2 माइनस vcm, जिसको हम u2 डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, मींस अब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हैं और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रिलेटिवली आपको वेलोसिटीज कम लगेंगी। तो एक ही डायरेक्शन में आप सेंटर ऑफ मास को बैठ जाएंगे तो आपको u1 माइनस vcm लगेगा और u2 माइनस vcm लगेगा। और डैश यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं कि मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्वांटिटीज को लिख रहा हूँ। तो here dash represent the reference frame, which is center of mass frame. Similarly, after collision, if you look at the picture, after collision, m1 mass is moving with velocity v1 dash, which should be equal to v1 minus vcm, and m2 is moving with velocity v2 dash, which is equal to v2 minus vcm. Means मैंने कुछ नहीं किया, सब में से vcm घटा दी, है ना। ये पिक्चर है बिफोर कोलिजन की और यही ये पिक्चर है आफ्टर कोलिजन। मींस दोनों एक दूसरे के एक लैबोरेटरी फ्रेम में देखने पर जो पिक्चर दिखाई देती है वो ये है, और जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से उसी फिनोमेना को अगर आप देखेंगे तो ये। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? अब यहाँ पर अगर आप देखें तो u1 डैश u2 डैश कितना कितना होगा वो हम देखते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं। भाई अगर आप u1 डैश देखें, u1 डैश इज u1 माइनस vcm, तो u1 माइनस vcm इज m1 u1 प्लस m2 u2 divided by m1 plus m2. Okay, so take LCM, m1 plus m2, m1 u1 plus m2 u1 minus m1 u1 minus m2 u2. Am I correct? कुछ कैंसिल आउट हुआ तो यस पहला और थर्ड टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से m2 इस बाहर आ गया, m1 अपॉन m2 बाहर आ गया और ब्रैकेट में बचा u1 माइनस u2. So from here it is clear that there should be a positive number, क्योंकि u1 is greater than u2, so it is a positive, and m2 upon m1 plus m2 should be positive, so it is positive number. तो positive means जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है वही डायरेक्शन है एक्चुअली। समझ में आ रहा है बात? जरा u2 डैश आप लोग निकालें, u2 माइनस vcm सॉल्व करें। आप लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे, पेन चलाएं, मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ। बेटा इस बार नेट का वो आ गई क्या डेट एग्जाम की? वो तो पोस्टपोन हो गया, जुलाई में बोल रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो नहीं आया सर, फॉर्म ही नहीं गया। अच्छा फॉर्म ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। बेटा इसको सॉल्व करो जरा। मुझे लगता है दिसंबर में होगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है सर m1 into u2 minus u1 upon m1 plus m2. बेटा इसको u1 माइनस u2 के टर्म्स में लिख के बताओ। सर minus m1 into u1 minus u2 upon m1 plus m2. u1 माइनस u2 ना, सही लिखा मैंने? नहीं यस इसका मतलब समझिए मैंने क्यों लिखवाया आपसे, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ये तो पॉजिटिव नंबर हो गया, तो माइनस साइन ही कह रहा है कि क्या होगा, यानी कि जो मैंने पिक्चर यहाँ बनाया है वो ऐसे ना बन के किधर होगा, पीछे की तरफ को दिखाना पड़ेगा मुझे, है ना। सही है ना? अभी तो मैंने दिखा दिया है, लेकिन अभी एक्चुअल पिक्चर जो दिखाई देगा वो बनाऊंगा। जरा v1 डैश निकाले, v1 डैश इज v1 माइनस vcm, सो v1 माइनस v1 के टर्म्स में vcm ऐसे लिखा जाएगा, वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। बेटा कैलकुलेट करके बताना आप लोग कितना आ रहा है। कुछ नहीं, ऊपर वाला ही आएगा, m2 by m1 plus m2 into v1 minus v2, एंड v1 माइनस v2 शुड बी इक्वल टू, याद हो आप लोगों को, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2 होता है ना। अगर कोलिजन क्या है, इलास्टिक होता है, इनलास्टिक है तो e टाइम्स होगा। ये इक्वेशन तो हमेशा ध्यान ही रखनी है क्योंकि हम हेड ऑन कोलिजन पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं ये लगा दूंगा तो कितना आएगा, e टाइम्स आधा था माइनस, बेटा आवाज बंद करके बात करो, आवाज बंद करके बात करा करो, m2 अपॉन ये e टाइम्स आ जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या आ जाएगा,
कितना आएगा, u1 माइनस u2। देखो बेटा सही लिखा है मैंने? नहीं, यस सर। माइनस साइन आएगा ना? यस सर। चलो अभी कंक्लूड करेंगे इसको भी। जरा b2 डैश और बता दें आप लोग फटाफट। b2 माइनस vc है, सब वही चीजें लगाए। सर माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 v1 माइनस v2। और बेटा ये वैल्यू भी लगाने के बाद कितना आएगा, e टाइम्स m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 u1 माइनस u2। यहाँ पर एक चीज देखने को आपको मिल रही है, क्या? ये वो क्वांटिटी है जिनको डार्क कर रहा हूं मैं। एक आपको देखने को मिल रहा होगा कि b1 डैश जो है वो किसके बराबर है, माइनस e टाइम्स किसके, u1 डैश। और जरा नीचे वाला बताना, v2 डैश इज इक्वल टू हाउ मच, e टाइम्स माइनस e टाइम्स u2 डैश। इसका मतलब ये हुआ, इसका बड़ा अच्छा मतलब निकला। अगर आप देखें इसका बहुत अच्छा मतलब निकला। इसको जरा आप देख लें पहले फटाफट क्या कहना चाह रहा हूँ, तो देख लें, चेक कर लें, आपका यही चीजें बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड देखें तो कितना हो जाता है, e टाइम्स हो जाता है बस। जो u1 डैश से आ रहा था वो e टाइम्स v1 डैश से हो जा रहा है, और जो u2 डैश से आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड u2 डैश v2 डैश हो जा रहा है। इज इट करेक्ट? मतलब वेलोसिटीज में बदलाव अगर देखें तो जो भी वेलोसिटी है उसकी उल्टी वेलोसिटी हो जाएगी, किससे, e टाइम्स हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं आपसे देखूं, यहाँ तक आप लोग नोट कर लें फटाफट। सर e नंबर है क्या यहाँ पे? बेटा ये मत ऐसा मत पूछो, e जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ओके। e जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। या तो मैंने लिखा था COR e है। यस यस। e की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा एक बात देखिए फटाफट, आप मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन CM फ्रेम P डैश बिफोर निकालें, जरा कितना आएगा बताएं? क्या लिखूं मैं, m1 u1 डैश m2 u2 डैश, यही तो लिखूंगा। m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, u1 डैश u2 डैश की वैल्यू डाल दूं। u1 डैश कितना है, u1 डैश है m2 अपॉन m1, m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 प्लस m2 u2, तो माइनस हो जाएगा m2 अपॉन m1 m2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2। इज इट करेक्ट? और बोथ कैंसिल आउट, सो बिफोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है इस फ्रेम में, 0। सो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन या तो आप निकाल लें या फिर डायरेक्ट आप लिख दें कि हाँ 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ तो वैलिड ही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस फ्रेम की खासियत ये है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी 0 होता है और आफ्टर कोलिजन भी 0 होता है। जो मैंने यहाँ पे पहली लाइन लिखवाई थी, इट इज ऑल्सो, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 0 मोमेंटम फ्रेम। दैट्स व्हाई CM frame is also called as 0 momentum frame। ठीक है? तो अब जरा आप देखें, लिख लें यहां तक, जरा देखें एक बात। तो शुरुआत से जो पॉइंट लिखवाए थे वो जरा नोटिस करें। सबसे पहला, द यूनिक फ्रेम इन विच द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0। ये तो बात हो गई प्रूफ। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज एक्सट्रीमली यूजफुल। ये बात अभी क्लियर नहीं है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फिजिकल प्रोसेसेस आर जनरली मोर सिमेट्रिक, ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए आप आगे देखें। तो यहां से आपको कुछ अंदाजा मिला होगा कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करूं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करूं, तो अगर m1 मास u1 डैश वेलोसिटी से और m2 मास अगर मैं कहूं, अब मैं सही से पिक्चर अगर बनाऊं मैग्नीट्यूड, तो ये कौन सी दिशा होगी? दूसरी होगी ना। अभी मैंने देखा था u2 डैश इज नेगेटिव नंबर,
तो जो मैंने पिक्चर बनाया था वो उसको सीधा कर लेता हूँ, मैं इस तरीके से दिखा लेता हूँ, सही है ना। एंड आफ्टर कोलिजन दिस पिक्चर इज लाइक V1 कितना आया था नेगेटिव, और V2 आया था V2 डैश, V1 डैश नेगेटिव, V2 डैश पॉजिटिव, यानी V1 डैश नेगेटिव और V2 डैश पॉजिटिव, मतलब ये इस तरीके से, और जो कि किसके बराबर था मैग्नीट्यूड में अगर कहूं तो E टाइम्स U2 डैश की, और ये वाला E टाइम्स U1 डैश की। आई एम राइटिंग ओनली मैग्नीट्यूड क्योंकि मैंने डायरेक्शन अब अपने हिसाब से सेट कर दिया, जो मैग्नीट्यूड मैंने केवल दिखाए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये ऐसे टकरा गए हो जैसे किसी रिजिड दीवार से टकरा गए हो। आप सोचो, आपको मैंने बताया था किसी रिजिड चीज से टकराने के बाद वो किस वेलोसिटी से भागते थे, अपनी E टाइम्स, जिस वेलोसिटी से टकराते थे उसी वेलोसिटी से, उसकी E टाइम्स वेलोसिटी से वापस लौट जाते थे। तो आप थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो जैसे आप ये खड़े हुए हो, ये तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, आप अगर देखो तो बिफोर कोलिजन आपको लग रहा है आपकी तरफ को पार्टिकल आ रहे हैं, और आफ्टर कोलिजन आपको लग रहा है आपसे दूर जा रहे हैं, है ना। दोनों पार्टिकल आपकी तरफ को आ रहे हैं और दोनों पार्टिकल आपसे दूर जा रहे हैं आफ्टर कोलिजन। नहीं दिख रहा पिक्चर, जो कहना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है, जो पिक्चर मैंने फिगर बनाया वो आपको मतलब हिट कर रहा है ये चीज। यस सर। इसका मतलब आपको जो कोलिजन में जो, अच्छा आप इस वाले पिक्चर को देख के बिना आप इस वाले पिक्चर को देखो, जो लेबोरेटरी फ्रेम का पिक्चर है, इसमें U1 U2 आगे की तरफ को दिख रहे हैं, है ना, और केवल ये बता देना कि U1 इज ग्रेटर देन U2, बाद में टकरा जाएंगे। ये ज्यादा सिमेट्रिक है या ये ज्यादा सिमेट्रिक है? ये वाला। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चीजें ज्यादा सिमेट्रिक दिखाई देती हैं, और चाहे कोई सा भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी, कोई भी, चाहे कितनी वेलोसिटी से कोई चल रहा हो, कोई रुका हो, कोई चल रहा हो, हर बार सिचुएशन यही बनेगी, हर बार सिचुएशन यही बनेगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, पहले नोट कर ले, बना ले जरा इसको। तो बेसिकली ये फ्रेम कोई ऐसा फ्रेम नहीं जिसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं एक चीज नोट करवाऊंगा कि इट इज, दिस फ्रेम इज एक्सट्रीमली यूजफुल एंड दिस इज क्वालिटेटिव फ्रेम। मतलब कहने का यह है कि क्वालिटेटिव फ्रेम का मतलब है कि इस फ्रेम में कोई हमें कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्रेम नहीं समझाया जा रहा है आपको, ये फ्रेम आपको क्वालिटेटिव, मतलब ये आपको बेसिकली बिहेवियर से आपको इसको अंदाजा लगाना है। एक तो क्वांटिटेटिव है, जो लेबोरेटरी फ्रेम है बेसिकली क्वांटिटेटिव फ्रेम है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? क्वालिटेटिव फ्रेम है, जिसमें आपको चीजें क्वालिटी आपको दिखाई देगी। तो वो क्वालिटी आप देखें, ये चीज दिखाई दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, और ये पिक्चर हमेशा दिखाई देगी। जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे आप बैठ जाओगे तो आपको हर कोलिजन इसी तरीके का दिखाई देगा अगर वो हेड ऑन है। जैसे मान लो आप किसी के मन में आ रहा होगा ये बात कि मान लो एक पार्टिकल चल रहा है और एक पार्टिकल रेस्ट में, तब भी क्या ऐसा ही दिखाई देगा, ये लेबोरेटरी फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसी पिक्चर को कैसे बनाएंगे भाई? इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? m1 m2 अगर इसके मासेस हैं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब आप m1 की वेलोसिटी दिखाओगे तो क्या दिखाओगे? u1 माइनस bcm, और m2 की वेलोसिटी क्या दिखाओगे? 0 माइनस bcm। नहीं, तो हर बार आप जब भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखेंगे, चाहे कोई रुका हो चाहे कोई चल रहा हो, आपको हमेशा पिक्चर कुछ इस तरीके की ही दिखाई देगी। समझ रहे हैं? यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें देखें आप ध्यान से, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। अगर मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं इस तरीके का, ये गेट में आई हुई एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम, बड़ी सिंपल सी, आप इस प्रॉब्लम को जरा पढ़ के देखें और आप आंसर 2 मिनट में बता देंगे। टू पार्टिकल्स अप्रोचेस ईच अदर विद डिफरेंट वेलोसिटी, पता नहीं कौन कौन सी वेलोसिटी, लेकिन डिफरेंट वेलोसिटीज है। आफ्टर कोलिजन वन ऑफ देम इज फाउंड टू हैव मोमेंटम p इन देयर सेंटर ऑफ मास फ्रेम। द की पॉइंट इज इन दिस लाइन। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक का मोमेंटम क्या पाया गया? p पाया गया। इन द सेम रेफरेंस फ्रेम द अदर पार्टिकल मस्ट हैव मोमेंटम। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? माइनस सी ऑप्शन, माइनस p। इसमें कुछ जरूरत ही नहीं कुछ करने की। सोल्यूशन क्यों? p प्लस जो पूछा गया है p डैश मान लो इज इक्वल टू 0 होगा, तो p इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस p होगा। वैसे भी कॉमन सेंस से सोचना है कि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम नेट मोमेंटम शुड बी इक्वल टू 0। वो तभी पॉसिबल है जब एक का p और एक का माइनस p। एम आई करेक्ट? तो इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस सीधे आंसर बता देना। क्या मेरी बात से सहमत है? यस यस। लिखना चाहे लिख ले, थोड़ा सा बड़ा अच्छा सवाल है, छोटा सा है लेकिन अच्छा सवाल है। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, ये भी आपकी बुकलेट में नहीं मिलेगा। कंसीडर द फॉलोइंग वन डायमेंशनल कोलिजन।
a mass 2m moves to right and a mass small m moves to the left, but both with same velocity v, same speed v. They collide elastically. It means it is given that v is equal to 1. Find their final left frame velocities. Solving this by, so first of all, it is given that it is one-dimensional collision. Means, according to question, this is head-on collision. This point is notable. And your answer should be final left frame velocity. But solve this by either two ways. In laboratory frame में करके दिखाओ और यही काम CM frame में करके दिखाओ, लेकिन आंसर किसका लाके दिखाओ? लेफ्ट फ्रेम वेलोसिटी से। नहीं समझ रहा बात को क्या करूं? आपको आंसर लेफ्ट फ्रेम की वेलोसिटी बतानी है, जबकि करना दो तरीके से, एक बार लेफ्ट फ्रेम में और एक बार सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। देखें कैसे करते हैं, जरा देखो। तो क्या क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ है कि एक 2m मास है जिसकी वेलोसिटी v है और एक m मास है जिसकी स्पीड v है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। So what are the final velocities? So first of all, we have to do this problem in laboratory field. So how can you do that? Very simple. m1 v1 linear momentum conservation law लगाओ और angular linear momentum conservation law। और एक बार क्या लगाओ, कौन सी इक्वेशन लगा लो? न्यूटन्स फार्मूला। और आपको दोनों ही पता है, दोनों लगाते हैं। चलिए सबसे पहले मान लीजिए फाइनल वेलोसिटीज इनकी क्या है, v1 v2 में। तो 2mv माइनस mv इज इक्वल टू 2mv1 प्लस mv2। सही लिखा हुआ है? बेटा आवाज तो नहीं कट रही है मेरी ना? नहीं सर। नो सर। ठीक, पहली इक्वेशन सही लिखी, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या हुआ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है क्या? नो सर, एवरीथिंग इज फाइन। ओके नो सब कुछ ठीक है सर। ओके ओके बेटा। चलिए न्यूटन्स फार्मूला लगाएं तो v2 minus v1 is equal to how much? E times u1 minus u2। u1 is v minus v, इट इज माइनस माइनस 2v हो गया है ना। देखो आप संभाल के। तो नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। व्हाट आर द आंसर्स? सॉल्व करें आप लोग, जल्दी जल्दी बताएं मुझे, क्योंकि अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। सॉल्व करें। v1 is minus v by 3, v2 is minus नहीं 5v by 3। चेक करना आप लोग, सही है? ये सर ये आ रहा है। वेरी गुड। So v1 is minus v by 3 and v2 is 5v by 3. So this is your answer, but this answer is in laboratory frame and doing this in the laboratory frame. अब इसी बात को अगर हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करना है तो कैसे करेंगे? आगे बढ़ूं? ठीक है, अब आपको इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। सिंपल, आप ये बताएं बीसीएम क्या होगा? बीसीएम क्या होगा? बीसीएम बता सकता है कोई मुझे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2mv माइनस mv अपॉन m 2m प्लस m कितना हुआ? 2mv माइनस mv अपॉन 2m प्लस m कितना हुआ? v by 3। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। अब आप इस पिक्चर को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बदलने का तरीका क्या है? 2m की वेलोसिटी जो v थी वो v ना रह के अब क्या हो जाएगी? v माइनस vcm, यानी v माइनस v by 3, v माइनस vcm। और m वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? m वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस v माइनस vcm। क्या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था ना ये ऑलरेडी। सिंपल शब्दों में कहूं तो इसकी वेलोसिटी u1 डैश और u2 डैश कितनी होगी? u1 डैश होगी कितनी?
v माइनस वी सी एम, स्लो हो जाएगा कितना, v माइनस वी बाई थ्री, कितना हुआ 2v/3, और u2 डैश कितना हो जाएगा, माइनस v, उल्टा था ना पहले से ही, और उसमें से cm घटाओगे तो जुड़ जाएगा। और वैसे कॉमन सेंस से भी आप सोचो जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि एक वेलोसिटी आगे की तरफ को है और दूसरा इधर की तरफ को है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाएगी ना। तो कितना हो जाएगा -4v/3। So these are the velocities in the center of mass of flame. So what are the velocities? This is the velocities before collision. So what are the velocities after collision in center of mass flame? बता सकता है कोई? इनकी v1 डैश और v2 डैश बता सकते हो? E टाइम्स हो जाएगा E1 डैश, बेटा e टाइम्स e की वैल्यू 1 है ऑलरेडी, ये सवाल में लिखा हुआ है। तो सेम हो जाएगा सर अभी। सेम हो जाएगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ। ये हो जाएगा -2v/3 और v2 डैश हो जाएगा आपका 4v/3। एम आई करेक्ट? यस सर। ये पिक्चर बन गई, ये आफ्टर कोलिजन हो गई। लेकिन ये वेलोसिटीज किसमें आएंगे, फाइनल वेलोसिटीज ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आएंगे। तो आप मुझे बता सकते हो कि लैबोरेटरी फ्रेम में वेलोसिटीज क्या होंगी? वापस लौटना है हमें लैबोरेटरी फ्रेम, ये सीएम फ्रेम में, लैबोरेटरी फ्रेम में पूछा गया। तो आप सीएम से जब लैबोरेटरी में जाते हैं तो घटा देते हैं सारी वेलोसिटीज, तो जब लैबोरेटरी से सीएम में आएंगे, सीएम से लैबोरेटरी में आएंगे तो जोड़ देंगे। तो -2v/3 में आप जोड़ दो क्या, VCM, कितना आ जाएगा -v/3, और ऐसे ही 4v/3 में आप VCM जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 5v/3। और पीछे आंसर देखो, मैच कर रहे हैं। मेरी बात समझ में नहीं आई हो जिन लोगों को, उन लोगों के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं कि लैब फ्रेम से अगर आपको सीएम फ्रेम में जाना तो सब्सट्रैक्ट कर दो किसे, VCM, और जब वापस लौटना हो तो ऐड VCM, इसमें सारी वेलोसिटी। नहीं समझ में आई बात अभी भी? पीछे वाला पेज देख लें एक बार और, किसी को कोई सजेशन देना तो फिर से दे, कोई बतानी हो बात, कहनी हो, कोई डाउट हो रहा हो पूछ ले। क्या मेरी बात कंसेप्चुअली क्लियर हो गई? आपको क्या करना है? यस सर। ये और पिक्चर बना लें आप लोग तो और अच्छा हो जाएगा। ये था हेड ऑन कोलिजन। सर बैक स्लाइड कीजिए। बेटा दिखा, ओके आप लोगों को कल ऑब्लिक कोलिजन बता रहा था ना सेंटर लैबोरेटरी फ्रेम में। क्या इसके पहले वाली की साइड देखें? जो भी मैसेज हो ना आप लोग, जो भी आपका ग्रुप हो, उसमें आप ये जरूर कन्वे कर देना कि कल से जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे सर। तो जिसको भी आना हो वो आ जाए, क्योंकि बजाय फिर बाद में वो कंफर्ट नहीं फील करेगा। चलें आगे बढ़े। तो अब आते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल कोलिजन। इन सीएम पेपर चाहिए, पेपर चाहिए। हाँ, 2 डायमेंशनल कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्लो। तो देख लीजिए, एक सिनारियो मैं देता हूँ कि 2 डायमेंशनल कोलिजन कैसे हम समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है m1 मास का, और यू, अभी आप लोग नोट ना करें, 2 मिनट नोट ना करें, आप लोग पहले देख लें, उसके बाद नोट करना, मैं टाइम दूंगा आप लोगों को। मान लीजिए u1 वेलोसिटी से इससे टकराया, और ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा समझाने के लिए और कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए इसको रेस्ट में मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये इससे टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ कि ये इधर चला गया। ये तो बिफोर कोलिजन पिक्चर है, और आफ्टर कोलिजन कुछ इस तरीके का सीन हो गया। मैं इसको कलर से, अलग कलर से बना दे रहा हूँ। ये वाली लाइन थी, और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि ये इधर चला गया। मुझे नहीं निकल।
बेटा 1 मिनट रुकना आप लोग है, 2 मिनट में फिर से आ रहा हूँ। हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस तो बीच में बच्चे कभी कभार डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि ये वाला पार्टिकल जो है वो इधर चला गया, हाँ? और इसको मैं थोड़ा उससे डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। और ये वाला पार्टिकल, ये रस्ट भी हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रस्ट, ये कुछ इधर चला गया। M1 ये वाला इधर से होता हुआ इधर चला गया ऐसे। बेटा एक मिनट सुनना आप लोग, आवाज बंद कर लें आप लोग। रेन्यू अपने आप को म्यूट कर लो। तो क्या हुआ आफ्टर कोलिजन, ये कुछ इस तरीके का पिक्चर बना, जो कि आपको मैंने डॉटेड लाइन करके भी दिखाया, और दूसरा आप समझ रहे होंगे कि M2 वाली लाइन इधर चली गई है और M1 वाला इधर चला गया। ठीक है, तो ये आफ्टर कोलिजन है, यहीं पे मैं आफ्टर भी लिख दे रहा हूँ। अगर इसी पिक्चर को अगर आप देखें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो कैसी दिखाई देगी? तो तरीका क्या होगा कि ये तो हुआ लेबोरेटरी फ्रेम में, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस तरीके का क्वेश्चन कल वाली क्लास में। अगर इसी को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दिखाएं तो कैसे दिखाना पड़ेगा हमें? तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने के लिए सबसे पहले आपको VCM पता होना चाहिए। यहाँ वेक्टर्स लगाए मैंने क्योंकि वेक्टर दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस बदल रही हैं। तो अगर मैं बिफोर कोलिजन, अगर मैं मोमेंटम देखो, सॉरी बिफोर कोलिजन सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी देखूं तो M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 ये होगी। आफ्टर कोलिजन भी यही आएगी, ऑब्वियस है, क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा उतनी ही बनी रहेगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं आपको VCM दिखा देता हूँ एक छोटा सा, एक ये है VCM, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन भी ये VCM है एक तरीके से, ऐसा समझिए। जो बराबर ही रहेगा हमेशा। थोड़ा पिक्चर सिमेट्रिक नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर ही है। ठीक है, अब आप देखना होगा क्या आफ्टर कोलिजन, अगर आप देखें तो आफ्टर कोलिजन ये इस तरीके का होगा भाई। अब अगर आप CM पे बैठ जाओ, सोच के देखना, आप अगर CM पे बैठ जाओ मींस आपके रिस्पेक्ट में CM क्या हो जाए रेस्ट में, तो आपको जो वेलोसिटीज होंगी वो क्या लगेंगी? कम हो जाएंगी। कितनी कम हो जाएंगी? M1 किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आएगा? M1 किस वेलोसिटी से मूव करता हुआ नजर आएगा? U1 से या कुछ और वेलोसिटी? बेटा थोड़ी देर के लिए U1 डैश लिख ले रहा हूँ और आपकी बात जो है वो आगे लिख ले रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो U1 डैश इज इक्वल टू कितना बता रहे हो? U1 माइनस VCM, बट वेक्टोरियली, है ना? वेक्टर दिखाना जरूरी है इस बार। दूसरा, आप M2 मास के बारे में बता सकते हैं क्या होगा? M2 का, M2 मास का बता सकते हैं? M2 की वेलोसिटी क्या होगी? 0 माइनस VCM, या U2 डैश लिख लूं इसको, और U2 डैश को मैं लिख ले रहा हूँ कितना? 0 माइनस VCM, या कह लूं माइनस VCM। ठीक है, अब देखो ये तो बिफोर कोलिजन पिक्चर है। अब आफ्टर कोलिजन क्या हाल होगा, ये कहाँ पे मिलेंगे, किस तरीके से होगा? तो देखें आप, आफ्टर कोलिजन ये ऐसे आएगा, आगे आएगा, ये आगे आएगा, यहाँ पे कहीं पे इनकी सेंटर ऑफ मास में मुलाकात होगी, और ये किधर चला जाएगा? ये वाला पार्टिकल इधर चला जाएगा, और ये वाला पार्टिकल इधर चला जाएगा। ये कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये वाली वेलोसिटी किसके बराबर होगी? ये M1 मास है सर, ये आफ्टर कोलिजन है ना? हाँ सर, ये अलग से डायग्राम में बता दीजिए। बेटा बता रहा हूँ, अभी चिंता ना करो। ये कुछ इस तरीके से ये वाला M1 दिखा दे रहा हूँ,
और ये वाला m2 दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा पिक्चर को इस तरीके से दिखाने की बजाय यहाँ से ऐसे दिखा दे रहा हूँ, और ये वाला ये इस तरीके से निकलता हुआ दिखा दे। तो ये इधर को गया, और ये है m1 वेलोसिटी, m1 मास, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, और ये वाला गया इधर, ये है m2 मास, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो अभी देखना। ऑब्वियसली ये v1 डैश होगी और ये v2 डैश होगी, और v1 डैश और v2 डैश में क्या रिश्ता होगा, v1 डैश जो होगी v1 माइनस vcm होगी, और v2 डैश जो होगी वो v2 माइनस vcm होगी। ये तो बात पक्की है ना, सब में से vcm कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली पिक्चर में इसमें काफी कुछ है समझने के लिए। थोड़ा सा आप ये देखें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये जो ब्लू कलर से मार्क करी है मैंने, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्यों पैरेलल है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप एक बात बताएं, ये वेलोसिटी कितनी है, v1 v2 डैश, ये v1 लिखेंगे, ये एक मिनट, मैंने मासेस बदले थे लेकिन इनके v1 v2 को चेंज नहीं। ये वाली वेलोसिटी अगर वेक्टर डायग्राम में दिखाऊं तो ये वेलोसिटी v1 होगी और ये वेलोसिटी v2 होगी, और ये vcm है। तो बता सकते हो ये वाला वेक्टर कितना बड़ा होगा, ये वाला वेक्टर क्या दिखाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला वेक्टर। ये वाला वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, v1 minus v2, v1 minus v2, v1 माइनस v2। ट्रायंगल देखकर बताओ बेटा, ये वाला ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को मैं मार्क कर रहा हूँ हाइलाइटर से, हाँ सर v1 minus v2 आएगा। v1 माइनस v2, नो सर v1 minus vcm, v2 minus v1 माइनस v1 minus vcm। हाँ सर सोच के देखो ना, डायग्राम देखो, डायग्राम केवल ये ट्रायंगल देखो कि ये vcm जो है और ये वाला v1 है, तो इसका तीसरी साइड क्या होगी, ऐसे ही बता सकते हो ये वाली साइड किसके बराबर होगी, v1 minus v2, v2 माइनस vcm। और ध्यान से देखो v1 माइनस vcm ही v1 डैश है, और v2 माइनस vcm ही v2 डैश है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। नहीं समझ में आ रहा आ गया सर। सर आ गया समझ में। सर दोनों आफ्टर कोलिजन के लिए है। हाँ दोनों आफ्टर कोलिजन के लिए है ना। हाँ, ये दोनों आफ्टर कोलिजन के, कोलिजन से पहले का तो पिक्चर ये वाला है ना, उससे तो कोई मतलब ही नहीं। आफ्टर कोलिजन वाला पिक्चर समझा रहा हूँ मैं। तो आप ध्यान से देखो हुआ क्या होगा। ये थोड़ा सा दिख नहीं अच्छा रहा है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है, इसी को मैंने डायरेक्ट ये देखे आप, इसमें ज्यादा अच्छा दिखाई देगा आपको। ये पिक्चर आप देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, वही पिक्चर बना हुआ है, बस इसको थोड़ा सा वेक्टोरियल दिखाया हुआ। देखें आप जरा, m1 मास u1 वेलोसिटी v1 वेलोसिटी चल रहा था u1 से, और m2 रुका हुआ है। ठीक है, ठीक है, m2 रुका हुआ है, और vcm जो आएगा वो कुछ भी आएगी, वेलोसिटी आएगी ना। तो इसमें से अगर वेक्टोरियली है, अगर आप वेक्टोरियली इसको कम करोगे तो कितना बचेगा, v1 माइनस vcm करोगे जब u1 माइनस vcm, तो कितना बचेगा, इतना हिस्सा तो बचेगा, केवल इतना। वो यहाँ दिखाया हुआ है, ये देखो, नहीं समझे, थोड़ा सा स्केल का भी ध्यान रखा हुआ है। दिख रहा है आपको, नहीं आधा पीस, थोड़ा सा कटा हुआ पीस। यस सर। और जो ये वेक्टर है जितना बड़ा, उतना ही बड़ा वेक्टर इस पे हावी हो जाएगा, दिखाई देगा, क्योंकि माइनस vcm हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। वो ये रहा, देखो, नहीं सही कह रहा हूं? लास्ट वाला बताऊंगा। मैंने कहा ये वाला वेक्टर किसके बराबर होगा, u1 माइनस vcm कितना होगा, इतना ही तो होगा, इतना हिस्सा बस, इतना। ये सर, ये तो ठीक है, ये देखो बराबर बराबर दिख रहा है। और ये वाला, इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, 0 माइनस vcm, मतलब इतनी दिखाई देगी। तो ये उल्टा कर दो वेक्टर, ये रहा, ओके सर, है ना। अब ये तो बिफोर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन वाला पिक्चर देखो। ये तो बिफोर कोलिजन वाली लाइन हो गई, आफ्टर कोलिजन वाली लाइन देखो। लेबोरेटरी फ्रेम में, ये लैब फ्रेम में, ये वाली वेलोसिटी v1, ये वाली वेलोसिटी v2। जरा ध्यान से देखना, मैंने भी ऐसे ही बनाया था पिक्चर। ठीक है, ठीक है। और ये रहा vcm, जो कि हमेशा अभी था। अब आप इसको अगर रेस्ट में कर दोगे तो क्या होगा, ये वाला वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, v1 माइनस vcm, और ये वाला वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, v2 माइनस vcm। वेक्टोरियली अगर आप देखें तो ये वाली वेलोसिटी ही क्या होती है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी, यानी v1 माइनस vcm जो हो जाएगा v1 डैश, जो कि ये रही। ऐसे ही v2 माइनस vcm वेक्टोरियली अगर देखें, ये वाली वेलोसिटी v2 डैश। आप क्लियर हुआ, नहीं हुआ? यस सर। अगर लेबोरेटरी फ्रेम में जो डेविएशन है उसे थीटा एल से रिप्रेजेंट करूं, और इस वाले को फाई एल से, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो डेविएशन है उसको थीटा सी से, और इसको फाई सी से, तो फाई सी जो होगा पाई माइनस थीटा सी होगा। ये बात तो पक्का है, क्योंकि दोनों अपोजिट है डायगोनली। नहीं, यस आप हटा देता हूं, अब देखो आप समझे। वही पिक्चर बनाया है बस। ये देखो, आप इसमें भी यही कहने का मतलब है, ये डेविएशन जो है वो है थीटा एल, ये वाला है थीटा सी,
मतलब मैं दिखाऊं या फिर समझ गए हो या और बोलूं? ये थीटा एल, ये थीटा सी, ये फाई एल, ये फाई सी। सही है। इसी का देखो और मतलब अच्छा रूप ये रहा। आप लोग अगर बनाना है तो इस पिक्चर को बनाओ। अच्छा ये रहे। सर एक बार पिछला स्लाइड दिखाओ। हाँ वो भी जरूरी है बनाना। यहां तक बात सही है। तेरहवीं स्लाइड भी देख लो, ये तो जनरल डेटा लिखा हुआ है। अच्छा अगर ई की वैल्यू इफ ई इज इक्वल टू 1 है देन यू कैन यू टेल मी v1 डैश का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? v2 डैश का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? कोई बता सकता है बच्चा? U1 के बराबर होगा, u1 के बराबर होगा है ना, एंड V2 U2 के बराबर, v2 u2 के बराबर होगा, u2 डैश के बराबर होगा। और u2 डैश का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी vcm के बराबर है ना? देखना ये सही लिखा हुआ नहीं? यस हाँ सर। सर। यस सर। जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखवा दिया। अब आप देखो इस पिक्चर में आपको क्लियर है सब चीजें। फायदा यह है कि इस ट्रायंगल में एक चीज दिखाई दे रही है, तो ट्रायंगल मिल गया अपने को। ट्रायंगल क्या मिल गया अगर आप देखो, ये देखो आप जरा, ये है आपका VCM, ये है आपका V1 और ये आपका V1 डैश। कितना सही लिखा है नहीं? ये देख लो, ये मैंने केवल इतना ट्रायंगल बनाया ऊपर वाला, ये जिसको मैंने येलो येलो किया, देखो और ये है थीटा सी, सॉरी थीटा एल, और इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो ये है थीटा सी। सही है। देखो बेटा अगर कोई डाउट लग रहा हो बता देना, या आप लोगों ने क्वांटम में जो स्कैटरिंग की होगी ना उसमें भी इसका प्रूफ करा होगा MSc वगैरह में। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये वाला कितना हो जाएगा? v1 डैश कॉस थीटा सी, और ये हो जाएगा v1 डैश साइन थीटा सी। सही है नहीं सही है? इस ट्रायंगल की एक खास बात है, इसमें लेबोरेटरी फ्रेम की क्वांटिटीज और सेंटर ऑफ मास फ्रेम की क्वांटिटीज दोनों ही मौजूद है ना? v1 डैश भी और v1 भी। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज v1 इन टर्म्स ऑफ v1 डैश? क्या इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप बता सकते हैं v1 कितना होगा? बोले VCM VCM प्लस v डैश cos थीटा सी प्लस होल स्क्वायर यस सर प्लस v1 डैश साइन थीटा सी होल स्क्वायर, और इसे भी अगर सॉल्व कर लूंगा तो क्या आएगा? v1 इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या आएगा? v1 डैश स्क्वायर प्लस VCM स्क्वायर प्लस 2v1 डैश VCM cos थीटा सी। एम आई करेक्ट? यस सर। और जरा आप tan थीटा एल बराबर बताना। tan थीटा एल v1 डैश साइन थीटा सी डिवाइडेड बाई VCM प्लस v1 डैश cos थीटा सी। यही लिखूंगा। अगर मैं v1 डैश से डिवाइड कर दूं तो साइन थीटा सी डिवाइडेड बाई VCM अपॉन v1 डैश प्लस cos थीटा सी, और VCM अपॉन v1 डैश कितना आएगा? VCM अपॉन v1 डैश कितना आएगा?
v1 डैश का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, u1 डैश के। यस सर। तो v1 डैश की जगह पे मैं लिख लूं u1 डैश, तो साइन थीटा c अपॉन vcm u1 डैश प्लस कॉस थीटा c। और अगर मैं यहां से कैलकुलेशन अगर देखूं तो u1 डैश इज इक्वल टू कितना होगा, u1 माइनस vcm, और vcm की वैल्यू हमारे पास है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां से ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा, कितना आएगा ये, m1 u1 कैंसिल हो जाएगा, m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 u1। अच्छा एक बात और देखें आप, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। m1 u1 डैश बराबर m2 u2 डैश के होगा, नहीं, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम जीरो। यस सर। और u1 डैश किसके बराबर है, u2 डैश किसके बराबर है, vcm के बराबर। तो ये m2 u2 डैश की जगह लगा दूं मैं vcm, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सिर्फ मैं। तो u1 डैश अपॉन या vcm अपॉन u1 डैश कितना आएगा, m1 अपॉन m2। और इसी की जरूरत वहां पड़ रही है, vcm अपॉन u1 डैश की, देखो तो ये आ जाएगा m1 अपॉन m2। तो मैं एक स्लाइड और ऐड कर देता हूं, या फिर एक मिनट रुके, इसको थोड़ा आगे खिसका देते हैं। तो यहां से tan थीटा l tan थीटा l इज इक्वल टू साइन थीटा c अपॉन m1 अपॉन m2 कॉस थीटा c। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप लोगों को याद आ रहा हो, शायद आप लोगों ने स्कैटरिंग में पढ़ा भी होगा ये वाला फार्मूला। ये बेसिकली डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हाँ नहीं सर। बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं नहीं हो रही। ठीक है बेटा, बस नहीं हो रही होगी। ये फार्मूला भी आप लोगों ने देखा होगा, दोनों फार्मूलाज का अपना अलग महत्व है, ध्यान से देखें। तो इस फार्मूले में आप लेबोरेटरी फ्रेम में वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अगर आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी पता है तो। और इस फार्मूले से आप, अगर आपको डेविएशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पता है तो आप लेबोरेटरी फ्रेम में डेविएशन निकाल सकते हैं, या आपको डेविएशन सेंटर ऑफ लेबोरेटरी फ्रेम में पता है तो आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कितना डेविएशन होगा ये निकाल सकते हैं। सही बोल रहा हूं नहीं? यस सर। ऐसे ही नीचे वाला भी ट्रायंगल होगा, ये तो v1 डैश निकालने का तरीका हो गया, इसी तरीके से आप v2 डैश भी निकाल सकते हो। तो सिमिलर प्रोसेस फॉर वी कैन फाइंड v2, है ना, एंड फाई एल ऑल्सो। जरूरत नहीं है उसकी आपको लिखने की, बस इतना काफी है कि समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। तो इन फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। दूसरा, इसमें स्पेशल केसेस अगर देखें, इफ m1 इज इक्वल टू m2, जो कि आपको कल मैंने करवाया भी था, जिसमें दोनों मास बराबर थे और एक दूसरे से आके टकरा गए थे। तो अगर m1 m2 बराबर होगा तो tan थीटा l sin थीटा c डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा c। sin थीटा c को आप लिख लो 2 sin थीटा c बाई 2 cos थीटा c बाई 2, और नीचे वाला 1 को काटने के लिए फार्मूला लगा दो, कितना, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा c बाई 2 माइनस 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स tan थीटा c बाई 2। इट मींस थीटा l इज इक्वल टू थीटा c बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ जान रहे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जितना डेविएशन महसूस होगा उसका ठीक आधा आपको लेबोरेटरी फ्रेम में दिखाई देगा। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले ये दोनों मास बराबर है और थीटा सी आपको मान लीजिए 60 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा एल कोई पूछ रहा है तो आपका आंसर कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया? जी सर। एक और स्पेशल केस इंपॉर्टेंट हो सकता है, इफ m1 इज मच 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 लेसर देन m2। At this situation, if m1 is much 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 lesser than m2, you can neglect m1 upon m2.
तो बता सकते हैं थीटा एल किसके बराबर आएगा? थीटा एल किसके बराबर आएगा? ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा सी के, क्योंकि टेन थीटा एल इज इक्वल टू टेन थीटा सी हो जाएगा। देखो क्लियर है यहां तक बात? यस सर, यस सर। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आते हैं, एक मिनट रुके। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने कल भी किया था, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग करके। ए बिलियर्ड बॉल कोलाइड्स इलास्टिकली विद एन आइडेंटिकल स्टेशनरी वन, मतलब एक बिलियर्ड बॉल है जो आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल से स्ट्राइक करी जो कि रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो मान लीजिए ये यू वेलोसिटी से टकराई जाती है। बाय लुकिंग एट द कोलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मतलब ये कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चीजें करो और प्रूव करो कि इनके बीच में जो डेविएशन होगा लेबोरेटरी फ्रेम में वो 90 डिग्री होगा। कल याद हो आप लोगों को प्रूव भी किया था कि अगर दोनों मास इक्वल है तो उनका डेविएशन कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना? जी सर। इसी बात को आप लेबोरेटरी फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे प्रूव करेंगे? तो आप मुझे ये बताएं, ये तो लैब फ्रेम की पिक्चर है, इसको अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम की पिक्चर में कन्वर्ट करें तो कैसी होगी? या सीधे सीधे हम लोग सवाल करने लगे तो सवाल में आप बता सकते हैं u1 डैश कितना होगा? पिक्चर पे ना जाए, आप बता सकते हैं u2 डैश कितना होगा? पिक्चर पे ना जाए। अच्छा चलिए VCM कितना होगा ये बता दीजिए, VCM बता दीजिए। u/2 तो आप u1 डैश बता दो। u2 डैश u/2 अगर मैग्नीट्यूड लिखे सर तो जो आप बता रहे हो वो ठीक है, वो माइनस के साथ बोलोगे तो फिर वेक्टर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ऐसे कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब माइनस हटा देगा, ठीक है। यानी कि लेबोरेटरी फ्रेम में ये मास m जो है u/2 से आ रहा है और ये वाला इधर को कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? u/2 से आ रहा है। तो बताओगे ये मुझे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ये CM फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये कितनी वेलोसिटी से वापस लौटेंगे? ये लैब फ्रेम है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से बना रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे लैब वाला बना देता हूँ। हाँ, फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन कितनी होंगी इनकी? v1 डैश कितना होगा? u/2 ही तो होगा, और v2 डैश u/2 सब u/2 ही होंगे, यानी ये u/2 और ये वाला भी u/2, ये आफ्टर कोलिजन होगा। सही लिखा है ना? यस। इससे ये तो प्रूफ नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, ये इधर नहीं, ये आफ्टर कोलिजन को ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है ना, तो u/2 ये, एक मिनट, ये इधर जाएगा u/2 से और ये वाला इधर आएगा u/2 से, यही तो मतलब हुआ, ठीक है। यस सर, नीचे वाला नेगेटिव दिखा सकते हो? नहीं, दिखाने को मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया ना, बाकी एरो बने हुए हैं नेगेटिव पॉजिटिव देखने के लिए, ठीक है ना, वरना आप दिखा नहीं पाओगे ना नेगेटिव पॉजिटिव, कैसे पता लगेगा कि कौन सी वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है? अब आप मुझे बताओ, ट्राइंगल अगर बनाऊंगा तो ट्राइंगल में आप कैसे दिखाऊंगा लेफ्ट फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम? देखो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली, ये बता सकते हो? लेफ्ट हैंड। और ये वाली? लेफ्ट हैंड। अच्छा, ये वाला वेक्टर कितना बड़ा होगा? नीचे वाला VCM मतलब u1 एक मिनट फिर से मैं बनाता हूँ, एक मिनट इसको हटा देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। ये यहीं छोड़ दो, आप मुझे वाला ट्रायंगल यहाँ बना दो। आप मुझे बताओ कि ये VCM होता था जो कितना होगा? u/2 और ये वाली वेलोसिटी u, ये v1 होती थी और ये v2 होती थी, है ना? और ये VCM होता था और ये वाली वेलोसिटी क्या होती थी? u1 डैश, v1 डैश यानी u/2 और ये वाली वेलोसिटी होती थी v2 डैश, वो भी u/2। आप जरा सोच समझ के बताना ये बात मैं सही बोल रहा हूँ नहीं?
ये देख लो फिर से चाहो तो, ये पिक्चर देख लें आप लोग एक बार फिर से आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है। यस सर। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी u/2 से लंबाई में। और अगर ये साइड बराबर होगी तो फिर इनसे जाने वाला एक सेमी सर्कल होगा, नहीं? यस सर। और सेमी सर्कल का जो एंगल होता है ये वाला, ये क्या होता है? 90 तो प्रूफ नहीं हो गया कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा? नहीं समझ में आया? बड़ा एनालिटिकल है, मैंने कहा ना इसमें कैलकुलेशन की अप्रोच ही नहीं है। या तो कल यही बात आपने प्रूव करने के लिए 2 इक्वेशन सॉल्व की थी, सेल्फ प्रोडक्ट किया था इधर। बेटा ये आवाज बंद करा दो, म्यूट कर लो अपने आप। ये सबकी खुद की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि आप कुछ भी, क्योंकि जब मेरा बच्चा भी यहाँ आया तो मैंने तुरंत अपने आप को म्यूट किया। u/2 वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया। देखो u/2 क्यों आ रहा है ये तो मैंने आपको दिखाया ना। ये u/2 भाई फाइनल वेलोसिटीज इन लैबोरेटरी फ्रेम हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल वेलोसिटीज इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम u/2 है ना। आपने तो बताया कि vcm u/2 है, तो u1 डैश जो होगा u माइनस u/2 मतलब u/2, और u2 डैश 0 माइनस u/2 मतलब u/2, और v1 डैश जब u/2 है तो v1 डैश भी u/2 होगा। सिमिलरली u2 डैश जब u/2 है तो u2 डैश भी u/2 होगा। यानी ये सारे u/2 है bcm ट्रायंगल में अगर देखें तो फिर ये क्या है, जब ये तीनों बराबर है साइड तो ये रेडियस की तरह काम कर रहा है, सर्कल बना रहा है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री तो होगा। ये तो मैंने ज्योमेट्री से लिख दिया। और यही हमें प्रूव करना था कि लैबोरेटरी फ्रेम में जो एंगल होगा, डेविएशन होगा, रिजल्टिंग ट्रैजेक्टरीज होंगी वो किस एंगल पर जाएंगी, 90 डिग्री पर जाएंगी। कंसेप्चुअली अगर आप देखें तो बड़ा अच्छी बात बताइए, इसमें कैलकुलेशन नहीं, केवल देखकर पिक्चर को हमने सेटलमेंट कर दिया आंसर। नहीं समझ में आया? तो वही क्वेश्चन ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कैसे किया, बड़ा सिंपली। तो कोई भी क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करना बड़ा आसान होता है। कोई भी, आपको क्या करना है, जो आपको डेटा दिया हो उस डेटा में से आप पिक्चर भी मत बनाओ, जो भी डेटा दिया उसमें से बीसीएम घटा लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद ये बात ध्यान रखो कि ऐसे समझ लो जैसे आप बीच में खड़े हुए हो, ऐसे समझ लो, रुको, ये आप बीच में खड़े हुए हो और यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है, जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसी से वापस जाएगा। और अगर ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है EU से वापस जाएगा, और ये अगर यू बी से आ रहा है तो ये वापस किससे जाएगा, EV से जाएगा। सिंपल ये फंडा है। नहीं समझ में आ रहा है? ये है सीएम फ्रेम की खास बात। नहीं आई समझ में बात? इसमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। अच्छा आप देखो जरा एक बार, अब ये वाली स्लाइड फिर से दिखाता हूँ, अब और अच्छा लगेगा। द यूनिक फ्रेम इन विच द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, ये बात हो गई हमारी। सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज एक्सट्रीमली यूजफुल, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। फिजिकल प्रोसेसेस आर जनरली मच मोर सिमेट्रिकल इन दिस फ्रेम, बड़े अच्छे से दिखाई देते हैं, दिख रहे थे अभी देखे होंगे आप लोगों ने। और समटाइम्स इट इज कॉल्ड जीरो मोमेंटम फ्रेम, ये भी बता दिया। सीएम डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू सीएम फ्रेम, ठीक है, ये भी बात मैंने आपको बता दी। अब मेरी बात से कितने लोग संतुष्ट हैं, कितने नहीं, आप लोगों के कोई डाउट हो तो पूछें आप उससे। जैसे वो क्वेश्चन में u/2 कैसे लिया वो एक बार बता दीजिए, सिर्फ बाकी समझ में आ गया। u/2 कैसे लिया? अच्छा इधर देखो, बिलियर्ड वाला बॉल वाला एग्जांपल अगर देखें तो इसमें क्या था, ये u वेलोसिटी से आ रहा था और ये रेस्ट में था। इसकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी कितनी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, ये m, तो mu प्लस 0 अपॉन m प्लस m, तो यहाँ से कितना आएगा u/2। अब इस पिक्चर को, ये लेबोरेटरी फ्रेम में है, इसको सीएम फ्रेम में बदलो, तो कैसे बदलोगे? ये जो m मास है इसमें से क्या करोगे, u माइनस u/2 करोगे, और इस वाले में करोगे 0 माइनस u/2, तो ये भी u/2 आएगा, और मैग्नीट्यूड में ये भी u/2 ही आएगा, और आफ्टर कोलिजन भी u/2 ही आएंगे सीएम फ्रेम में। नहीं समझ में आया? सर अब आ गए। और किसी को कोई डाउट? ओवरऑल ये चीजें ऐसी थी जो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन में मुश्किल से चीजें ही आएंगी, मतलब बहुत ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं उसमें। बाकी आपके जो न्यूटोनियन के कंसेप्ट बचे हुए हैं, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक आपने ऑसिलेशंस के बारे में नहीं पढ़ाया, तो जब हम स्मॉल ऑसिलेशन करेंगे या स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे लैग्रांजियन के वक्त, तब हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आपने सोच रहे होंगे कि ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ाया, तो जब सेंट्रल फोर्स पढ़ाऊंगा मैं, सेंट्रल फोर्स जब पढ़ाऊंगा चैप्टर मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, वहाँ ग्रेविटेशन भी कवर कर लूंगा। उसके बाद स्यूडो फोर्सेस के आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए आपने स्यूडो फोर्सेस से रिलेटेड, तो एक पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, तो वहां डिस्कस हो जाएगा। बाकी चीजें वहां कवर हो जाएंगी। यहाँ पर जो चीजें वहां कवर नहीं हो रही थी मैंने वो चीजें करवाने की कोशिश की है।
उसके बाद रहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट, रोटेशनल डायनामिक्स, वो हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स करवाएंगे, उसमें कवर कर लेंगे। तो ओवरऑल जो चीजें कवर नहीं हो सकती थी क्लासिकल में, वो चीजें मैंने यहाँ तक फिल्टर आउट करके आपको करवा दी। इसके बाद जो कल से मैं चालू करूंगा उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट भी जोड़ूंगा, उसमें न्यूटोनियन से भी चीजें करवाऊंगा और क्लासिकल से भी करवाऊंगा। तो होगा क्या, जब हम लैग्रांजियन का इंटरप्रिटेशन करेंगे या लैग्रेंज-आयलर इक्वेशन जब बनाएंगे तो उसको इंटरप्रेट करेंगे तो क्लासिकल को न्यूटोनियन से जोड़ के भी चीजों को बताएंगे, तब वहां हम डिस्कस करेंगे चीजों को। फिलहाल न्यूटोनियन में जो कि एक्स्ट्रा था वो यहाँ तक बताना था मुझे, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग बाकी की चीजें करेंगे। अभी जो लोग क्लास छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट का कल ही है, मेरी शेड्यूल आ गया मेरे पास। सर जैसे हम हेलो सर, मुझे लगता है जैसे हम क्वांटम में, स्टैटिस्टिक्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं कि एक टॉपिक लेते हैं उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए सभी सर करवाते हैं। तो मुझे लगता है सर ऐसे कोई अगर टॉपिक करें तो उसके अभी तो हमने जितना भी किया उसमें मुश्किल से नेट का सर में 1-2 क्वेश्चन होगा जो नेट में जस्ट में आए हुए। हाँ सर, उसका मतलब अभी जो हमने अभी जितना अभी तक पढ़ा है क्लासिकल का, हाँ तो तुम्हें सर ये मतलब अगर आपको सही लगे तो उनका टॉपिक पढ़ा के उसके बाद जितने रिलेटेड क्वेश्चन है कल से आप देखो, कल से सिस्टमैटिक होगी चीजें, क्योंकि बजाय ये सिस्टम बना ही नहीं सकता था मैं। ये चीजें अलग है बिल्कुल, इनका अगर मैं बेसिक्स पे और इनके क्वेश्चंस पे अटक जाता तो ये बहुत दिन में कवर होगा। तो कल से आप देखोगे सारे जितने भी पुराने क्वेश्चन है सब कवर होंगे कल से, और वही जो न्यूटन सर हम ये सर